यह कहानी शुरू होती है एक रॉक क्लाइंबिंग कपल सासा और टॉमी को दिखाते हुए जो नॉर्वे के डेंजरस वर्टिकल माउंटेन ट्रोल वेल क्लाइंब करने आए होते हैं। उनके पास सारे सेफ्टी गियर होते हैं और रेस्ट करने के लिए एक हैंगिंग टेंट भी, जिसे पैक करके वो रोप्स के साथ ऊपर ले जाते हैं। क्लाइंब करते करते वो एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जो सासा से कभी क्रॉस ही नहीं हो पाया था। पहले भी वो कई बार ट्राई कर चुकी थी लेकिन हर बार फेल हुई। शायद इसीलिए वो बार बार वापस आती रहती है, क्योंकि उसकी जिद है इस पहाड़ी की चोटी तक पहुंचना। इस बार भी सासा ने पूरी जान लगा दी, बार बार ट्राई किया लेकिन हर अटेम्प्ट फेल होता गया। यह देखकर टॉमी ने कहा अब हमें रुक जाना चाहिए, लेकिन सासा हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उसका सिर्फ एक गोल था, अब रुकेंगे तो सीधा शिखर पर जाकर ही। टॉमी समझाता है शिखर कहीं भाग नहीं रहा, कल सुबह भी यहाँ होगा। पर सासा अपनी लिमिट्स पुश करती रहती है। उसकी सारी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी और ऊपर से एक डेंजरस तूफान भी आ गया था जो उनकी जान तक ले सकता था। फिर भी सासा का कहना था बस 1 घंटा और हम टॉप पर पहुंच जाएंगे। अपने ऑब्सेशन और जुनून में वो लॉजिकली सोच ही नहीं पा रही थी। तूफान को भी इग्नोर कर दिया और शायद इसीलिए क्लाइंबिंग में पार्टनर साथ ले जाते हैं, ताकि जब एक इंसान जुनून में अंधा हो जाए तो दूसरा सही वक्त पर सही डिसीजन ले सके। फाइनली टॉमी ने भी वही किया। उसने तुरंत वही हैंगिंग टेंट डिप्लॉय कर दिया और सासा को समझाते हुए कहा तुम हर चीज में इतना जिद मत क्या करो, अब मेरी भी उम्र हो गई है, पता नहीं और कितनी क्लाइंब्स कर पाऊंगा। टॉमी का मूड काफी ऑफ हो चुका था। एक तरफ उसे तूफान की टेंशन थी और दूसरी तरफ उसका लौकी कंपास जो उसे वार्निंग दे रहा था कि अब उसका लक खत्म हो चुका है। लेकिन आधी पहाड़ी पर लटके हुए ऐसी बातें करने का कोई फायदा नहीं था। जैसे जैसे तूफान और डेंजरस होता गया उनकी मुश्किलें और बढ़ती गई। अब सेफेस्ट ऑप्शन था वापस नीचे उतरना। हाँ, इससे सासा की सारी प्रोग्रेस वेस्ट हो जाती, लेकिन टॉमी ने उसे प्रॉमिस किया तूफान रुकते ही हम वापस यहाँ आ जाएंगे। आखिरकार दोनों ने टेंट पैक किया और नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया। अंधेरा, हड्डी जमा देने वाली हवा और खतरनाक स्नो स्टॉर्म। सिचुएशन पहले ही काफी डेडली था, लेकिन तभी अचानक रॉक स्लाइड्स होना शुरू हो गया। खतरा महसूस होते ही टॉम ने तुरंत सासा को एक लेज के नीचे भेज दिया जहां वो सेफ रह सकती थी, पर टॉमी खुद को बचा नहीं पाया। पत्थर के चपेटे में आकर वो ऐसा गिरा कि उसका सिर जाकर पहाड़ से टकराया, जिसके चलते वो बेजान होकर लटक गया। अब वो सिर्फ रस्सी के सहारे लटका हुआ था। जिंदा है या नहीं सासा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिस रस्सी से टॉमी लटका हुआ था उसका दूसरा एंड सासा के हार्नेस से कनेक्टेड था। टॉमी का पूरा वेट उस रस्सी पर था और हार्नेस धीरे धीरे स्लिप होने लगा। मतलब अब सासा की जान भी खतरे में थी। उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड था डिसीजन लेने के लिए, या तो वो टॉमी के साथ गिरकर मर जाए या रोप छोड़ दे और खुद को बचा ले। वो गिल्ट और फियर के बीच बुरी तरह से फंस चुकी थी, लेकिन टाइम ही नहीं था और फाइनली सासा ने रोप छोड़ दी। टॉमी सीधा नीचे खाई में गिर गया। उसी मोमेंट पर सासा की हार्नेस भी ऑलमोस्ट खुल गया था, लेकिन उसने समहाउ पहाड़ को टाइटली पकड़कर खुद को बचा लिया। और ये था मूवी का इंटेंस इंट्रो। फिर स्टोरी जंप करती है 5 महीने बाद। गिल्ट से भरी सासा अब ऑस्ट्रेलिया वापस आ चुकी है। वो कुछ टाइम अकेला रहना चाहती है ताकि शायद उसके अंदर का गिल्ट और ट्रॉमा थोड़ा कम हो सके और वो लाइफ में मूव ऑन कर पाए। उस दिन के बाद उसने माउंटेन्स की तरफ जाना ऑलमोस्ट बंद कर दिया। जो भी पैशन और ऑब्सेशन था सब कुछ खत्म हो चुका था। बस टॉमी का लौकी कंपास आज भी उसके पास है। अब सासा पहुंचती है वंद्रा नेशनल पार्क, जहां एक रेंजर उसे वार्निंग देता है कि जंगल में अकेले जाना सेफ नहीं है। काफी लोग वहां जाके मिसिंग हो चुके हैं और वहां लगे मिसिंग पोस्टर को देखकर ये बात और भी क्रीपी लगने लगती है। लेकिन सासा को तो अंदर जाना ही था, इसलिए रेंजर उसका नाम और डिटेल्स रजिस्टर में नोट कर लेता है, क्योंकि अब ये मैंडेटरी हो चुका था। वहां से निकलकर सासा एक गैस स्टेशन पर रुकती है जहां वो कुछ जरूरी सामान खरीद रही होती है। तभी वहां मौजूद 2 हंटर्स उसे अनकंफर्टेबल फील कराने लगते हैं। उसी स्टोर में बेन नाम का एक लड़का भी होता है जो जेरकी यानी सूखा हुआ मीट बेच रहा था। सिचुएशन देखकर बेन उन दोनों हंटर से कहता है लड़की को परेशान करना बंद करो। तब कहीं जाकर वो दोनों बाहर निकलते हैं और बेन को थैंक्स बोलने के लिए सासा एक जर्की का पैकेट खरीद लेती है। अब जब आगे जर्नी कंटिन्यू करने की बारी आई तो सासा की कार का जीपीएस उसका साथ नहीं दे रहा था। ऊपर से मैप भी उसे प्रॉपरली समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने बेन से हेल्प मांगी। सासा ने उसे ग्रैंड और नेरो तक जाने का रास्ता पूछा तो बेन ने उसे 2 रास्ते बताए, एक आसान रास्ता और एक मुश्किल रास्ता।
लेकिन मुश्किल रास्ते पर व्यूज और एडवेंचर ज्यादा था। और फिर होना क्या था, सासा ने वही चूज किया जो स्टार्ट होता है ब्लैकस्टोन बे से। बे तक पहुंचकर सासा ने कैंपिंग सेटअप किया, लेकिन रात होते ही वही गैस स्टेशन वाले हंटर्स वहां आ पहुंचे और इस बार उनकी टीम में और भी ज्यादा लोग थे। सासा तुरंत समझ गई ये लोग फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसलिए वो बिना कुछ बोले सीधा कार के अंदर जाकर बैठ गई। हंटर्स बाहर बकवास करते रहे, लेकिन सासा ने उनको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। हाँ, सेफ्टी के लिए उसने पेपर स्प्रे रेडी रखा हुआ था। काफी देर तक अपनी चीप हरकतें करने के बाद वो लोग रात में ही वापस चले गए। उनके जाने के बाद सासा ने राहत की सांस ली और सुबह होते ही वो अपनी कयक लेकर रिवर में उतर गई। पूरा दिन उसने एडवेंचर एंजॉय किया। नेचर, रिवर और साइलेंस के बीच वो शायद पहली बार थोड़ा नॉर्मल फील कर रही थी। लेकिन दिन के एंड में जब वो रिवर के किनारे पहुंची तब उसने कुछ अजीब देखा। वहाँ मिसिंग लोगों की फोटोज और उनका सामान पड़ा हुआ था, ऑलमोस्ट ऐसे जैसे किसी ने जानबूझकर डेकोरेट किया हो। वो नज़ारा काफी क्रीपी था। शाम होते ही सासा ने किनारे पर टेंट लगाया और अपने गीले कपड़े और बैग को पेड़ पर टांग दिया। डिनर में उसने वही जर्की खा ली और फिर आराम से सो गई। लेकिन सुबह अचानक किसी आवाज से उसकी आंख खुल गई। टेंट से बाहर निकलकर उसने देखा कि उसका बैग गायब था और सिर्फ इतना ही नहीं, टेंट के अंदर एक सांप भी घुस गया था। थोड़ी देर वेट करने के बाद जब सांप बाहर निकल गया तो सासा फिर से कयक लेकर आगे बढ़ गई। आगे उसे नदी के किनारे एक रास्ता और एक बोट दिखाई दी। क्यूरियोसिटी में वो वहां गई और पता चला कि वो बेन का कैंप है। बेन को देखकर सासा खुश हो गई। उसने बेन को बताया उसका बैग चोरी हो गया है, जिसमें उसका फोन और खाना सब कुछ था। बेन ने कैजुअली बोला, ये शायद बंदर का काम होगा, वही ले गए होंगे तुम्हारा बैग। अब जरूरतमंद और एक अच्छा इंसान बनते हुए बेन ने सासा को गरम गरम मछली खिलाई। दोनों बैठकर बातें करने लगे। सासा ने बेन की जर्की की तारीफ की और पूछा, तुमने इसका नाम जेनस जर्की क्यों रखा? बेन ने बताया, जेनस मेरी माँ का नाम था। बचपन में वही मुझे ऑस्ट्रेलिया लेकर आई थी, वरना मैं असल में यहाँ का हूँ ही नहीं। फिर बेन ने सासा से पूछा, तुम कयंकिंग कब से कर रहे हो? सासा ने कहा कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तब बेन हल्के से स्माइल करते हुए बोला, हाँ वैसे भी तुम्हें तो माउंटेन ज्यादा पसंद है ना? ये सुनते ही सासा एक सेकंड के लिए शॉक हो गई। उसने इस बात को इग्नोर करने की कोशिश की क्योंकि बेन काफी देर से अजीब और रैंडम जोक्स कर रहा था। फिर सासा ने मेंशन किया कि वही हंटर्स उसके कैंपिंग स्पॉट पर भी आ गए थे। बेन ने आराम से रिप्लाई दिया, हाँ मगर तुमने उन्हें काफी आराम से हैंडल किया। और बस यहीं से उनकी कन्वर्सेशन का टोन अचानक चेंज होने लगा। अब सासा के लिए बेन की क्रीपी बातों को इग्नोर करना मुश्किल होता जा रहा था। और फिर बेन ने फाइनली अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने खुद ही सासा को बता दिया कि उन हंटर्स को रास्ता मैंने ही बताया था ताकि मैं तुम्हें इस सुनसान रूट पर स्टॉक कर सकूं। यह सुनते ही सासा समझ गई कि उसका बैग भी इसने चुराया होगा और वह बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। लेकिन उसे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि बेन खुद उसका बैग लाकर उसके सामने रख दिया। तभी बेन अंदर से एक क्रॉसबो के साथ बाहर आया और साथ में एक स्पीकर भी। स्पीकर पर उसने म्यूजिक चला दिया और क्रीपी स्माइल के साथ बोला, इस गाने के खत्म होने से पहले जितना दूर भाग सकती हो भाग जाओ क्योंकि अब मैं तुम्हारा शिकार करने वाला हूँ। फिर कैजुअली बोला, बैग में मैंने कुछ जरूरी सामान रख दिया है और हाँ तुम्हारा फोन मेरे पास ही रहेगा। सासा की तो जैसे दुनिया हिल गई थी। उसके आंखों में क्लियरली दिख रहा था कि उसके दिमाग में एक साथ कितनी चीजें चल रही है। लेकिन बिना एक शब्द बोले उसने बैग उठाया और काइक में बैठकर वहां से निकल गई। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मैं अब किसी साइको का शिकार बन चुकी हूँ। डर और पैनिक की वजह से उसके हाथ पैर कांप रहे थे। इसी जल्दबाजी में झरने से गिरकर उसने काइक गवा दी। किसी तरह से खुद को संभालते हुए बैग लेकर वो किनारे तक पहुंची और गीले कपड़े उतार कर रिवर के साथ साथ भागना शुरू कर दिया। तभी उसे एक फैमिली की आवाज सुनाई दी। हेल्प मांगने के लिए वो जल्दी से ऊपर चढ़ी, लेकिन ऊपर जाकर उसने जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। वो आवाज असली नहीं थी। बेन के फोन में एक फैमिली की वीडियो चल रही थी। अब सासा ऑफिशियली बेन के डेडली गेम में फंस चुकी थी। इसी बीच बेन ने क्रॉसबो से उस पर अटैक कर दिया। सासा फिर से भागने लगी, लेकिन बेन हाई ग्राउंड पर था और कंटिन्यूसली एरो शूट कर रहा था और एक तीर सीधा सासा के थाई में जा लगा, जिसके चलते ढलान से लड़खड़ाती हुई वो वापस रिवर में गिर गई। इसी दौरान उसके सिर पर भी चोट लग चुकी थी, लेकिन हार मानने का ऑप्शन ही नहीं था। पूरा जोर लगाकर वो
वहां से बाहर निकली और किसी तरह से किनारे पर वापस आ गई। बेन का फोन भी अब टूट चुका था। सासा ने बैग से एक टी शर्ट निकाल कर पहनी, थोड़ा खाना और पानी पिया और तुरंत वहां से निकल गई, क्योंकि उसे पता था बेन कभी भी पहुंच सकता है। वो छोटी छोटी दरारों के बीच बनी रास्ते से भाग रही थी, जब तक कि आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा। अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, रिस्की क्रैक क्लाइंब, और सासा ने वो भी कर दिखाया। अब फाइनली उसके पास हाई ग्राउंड का एडवांटेज था। बाइनोकुलर्स से देखते हुए उसने बेन का कैंप स्पॉट कर लिया, जहां उसकी बोट खड़ी थी। कैंप काफी दूर था, लेकिन बेन खुद उसके बहुत करीब आ चुका था। ये सासा ने बाइनोकुलर्स से देखा, लेकिन बेन ने उसे बिना बाइनोकुलर्स के ही देख लिया। सासा तुरंत भागकर एक लेज के नीचे छुप गई। बेन उसे देख नहीं पाया और वापस चला गया। जैसे ही वो गया, सासा क्विकली उसके कैंप तक पहुंच गई, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो शॉक हो गई। बेन आराम से बिना कपड़ों के नहा रहा था, जैसे उसे किसी चीज की जल्दी नहीं थी, जैसे पूरा जंगल उसके बाप का हो। सासा साइलेंटली पानी के अंदर से स्विम करते हुए उसके बोर्ड तक पहुंच गई, लेकिन बेन कोई केयरलेस इंसान नहीं था। वो सब उसका एक ट्रैप था। बोट के पास उसने एक ट्रैप लगा रखा था, जिसमें सासा का पैर फंस गया। बेन तुरंत वहां आकर उसे पानी से बाहर खींचने लगा, लेकिन इस बार सासा तैयार थी। उसने बैग से पेपर स्प्रे निकाला और सीधा बेन के फेस पर स्प्रे कर दिया। फिर वो उसके क्रॉसबो की तरफ भागने लगी, लेकिन बेन ने भी जल्दी से पानी से फेस वॉश किया और उसे रोकने में कामयाब हुआ। सासा ने दोबारा पेपर स्प्रे उठाया, पर इस बार बेन के हाथ में क्रॉसबो था, इसलिए सासा को पेपर स्प्रे नीचे फेंकना पड़ा। तब बेन ने उसका पैर ट्रैप से फ्री किया। सासा गुस्से में बोली, क्या तुम कोई गेम खेल रहे हो? बेन आराम से बोला, एक गेम नहीं, एक रिचुअल है। उसके बाद उसने सासा के हाथ पैर बांधकर बोला, मैंने तुम्हें चॉइस दी थी, आसान रास्ता या मुश्किल रास्ता। तुमने खुद ही मुश्किल रास्ता चूज किया, इसलिए तुम यहाँ फंसी हो। उस रात बेन ने सासा को बारिश में बाहर ही बांध कर रखा और उसे अपना क्रीपी फिलोसफी सुनाता रहा। वो बोला, रिचुअल्स बहुत जरूरी होते हैं, यह हमें याद दिलाते हैं कि हम असल में है कौन। कुछ ट्राइब्स तो अपने दांत घिसकर शार्प करते हैं। ग्रोथ के लिए पेन जरूरी होता है। अगली सुबह बेन सासा को बोट में बिठाकर कहीं ले जाने लगा। सासा के हाथ अभी भी बंधे हुए थे और बेन की बकवास रुक ही नहीं रही थी। सफर के बीच उसने रिवील किया, तुम्हारा नाम मुझे रेंजर स्टेशन के रजिस्टर से मिला। फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की और पता चला कि तुम्हें माउंटेन्स का काफी शौक था, लेकिन ट्रोल वर्ल्ड के इंसिडेंट के बाद सब खत्म हो गया। सासा ने तुरंत कहा, वो बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन बेन ये मानने को रेडी ही नहीं था। उसका कहना था, टॉमी इतना एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर था, फिर भी वो इतनी इजीली कैसे मर गया। खैर, इसी बीच बोट के अंदर सासा को एक मेटल बार मिल चुका था, तो उसने चुपचाप उसे उठाने की कोशिश किया, लेकिन बेन ने नोटिस कर लिया। उसने बिना कुछ सोचे सासा को सीधा पानी में धक्का दे दिया और उसके बाद का पूरा सफर सारा को बोट के साथ पानी में घसीटते हुए आगे बढ़ना पड़ा। इसके बाद बेन उसे एक केब में ले जाता है, लेकिन वो कोई नॉर्मल केब नहीं थी। अंदर कार्टर फैमिली की लाशें लटकी हुई थी। उन बॉडीज पर नमक लगाया गया था और उन्हें मक्खियों से बचाने के लिए लटका कर रखा गया था, क्योंकि बेन उनके मीट को सुखाकर जर्की बनाता था। अब तक जितने भी लोग इस जंगल में मिसिंग हुए थे, उन सब के साथ बेन ने यही किया था, इसलिए आज तक किसी की बॉडी रिकवर नहीं हो पाई। फिर बेन अपनी क्रीपी फिलोसफी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि यहाँ की नेटिव ट्राइब्स का मानना था कि अगर किसी शिकार का स्पिरिट कैप्चर करना हो तो उसका लीवर खाना पड़ता है, लेकिन बेन के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम यह थी कि उसे कभी कोई ऐसी स्पिरिट मिली नहीं जो कैप्चर करने के लायक हो। उसने बहुत लोगों को मारा, लेकिन अब उसे फाइनली वो स्पिरिट मिल गई थी और वो थी सासा। बेन बोलता है कि जो हंटिंग रिचुअल उसने परफॉर्म किया था, उसे वो सासा के फाइटिंग स्पिरिट टेस्ट कर रहा था, और क्योंकि सासा ने इतना फाइट बैक किया, इसलिए वो वर्थी है। मतलब अब बेन सासा का लीवर खाने वाला था। फिर बेन ने अपना फेक टीथ निकालकर अपना असली शार्प दांत दिखाया, जिसे देखकर सासा बुरी तरह से डर जाती है और यहीं पर पूरी स्टोरी क्लियर हो जाती है। बेन किसी कैनिबल ट्राइब से ऑब्सेस्ड था। उसने उन ट्राइब्स के बारे में सब कुछ सीखा और फिर उनकी रिचुअल्स और कलाकारी यहाँ फॉलो करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले शिकार उसने बनाया था अपनी खुद की माँ को। उसने अपनी माँ की मीट से ही पहली जर्की बनाई थी, इसीलिए उसका नाम रखा था जेनस जर्की।
बेन का मानना था कि माँ को खाकर उसने उसे अपने अंदर ही जिंदा रखा है। वो आज भी मेरे साथ है और अब वो सासा के साथ भी वही करने वाला था ताकि उसकी खुद की फाइटिंग स्पिरिट और पावरफुल हो सके। लेकिन सारा हार मानने वालों से नहीं थी। जब बेन उसके बहुत पास आया तब सासा ने मौका देकर उसके कान पर जोर से काट लिया। पेन की वजह से बेन का ग्रिप लूज हो गया और सासा तुरंत फ्री होकर बहते हुए पानी में कूद गई। बेन भी उसके पीछे कूद गया और सारा से बंधी केबल को अपने हाथ के साथ अटैच कर लिया। लेकिन आगे एक डेंजरस वाटरफॉल था। उस वाटरफॉल से गिरते वक्त बेन का सिर एक पत्थर से टकराया जिसके चलते वो बेहोश हो गया। सासा ने तुरंत मौका देकर उसका गेम खत्म करने की कोशिश की, लेकिन तभी बेन को होश आ गया और एक बार फिर सासा पर भारी पड़ने लगा। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि बेन ने ऑलमोस्ट सासा का गला घोंटकर मार ही दिया था। सासा की सांसें रुकने वाली थी, लेकिन अचानक बेन ने उसे छोड़ दिया। पर सासा ने नहीं छोड़ा। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर बेन की टांग पर दे मारा, जिसके चलते उसकी टांग टूट गई। अब बेन प्रॉपरली चल नहीं सकता था। सासा ने फाइनली उसे हेल्पलेस बना दिया था। उसके बाद पूरी रात दोनों वहीं पड़े रहे। बेन के हाथ में अभी भी एक नाइफ था ताकि अगर सासा ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो उसे मार सके। लेकिन सासा भी इतनी थक चुकी थी कि वो खुद हिली तक नहीं। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, इस बार बेन चुप था और सासा बोल रही थी। वो फाइनली कन्फेस करती है कि उसने ही टॉमी की रोप छोड़ी थी और इस बात का गिल्ट उसे आज तक खाया जा रहा है, क्योंकि वो कभी नहीं जान पाएगी कि जिस वक्त उसने रोप छोड़ी थी उस वक्त टॉमी जिंदा था या पहले ही मर चुका था। सासा खुद को टॉमी की मौत का जिम्मेदार मानती है, क्योंकि टॉमी तो पहले ही वापस लौटने के लिए कह रहा था। लेकिन सासा ने अपनी जिद और ऑब्सेशन में उसकी बात नहीं सुनी थी और उसका खामियाजा टॉमी को चुकाना पड़ा। टॉमी ने तो अपनी लास्ट मोमेंट तक सासा को प्रोटेक्ट किया था, उसे लेज के नीचे भेजकर। लेकिन शायद उस दिन उसका लक सच में खत्म हो चुका था। अगली सुबह सासा ने बेन के साथ एक डील की। उसने बोला, हमें ए रॉक वॉल को क्लाइम करके यहाँ से निकलना होगा, वरना मैं तो तुम्हारे मरने का वेट भी कर सकता हूँ और वैसे भी इन्फेक्शन की वजह से तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगे। मैं बाद में भी क्लाइम कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ यही चांस है। एक्चुअली बेन ने सासा से जुड़ी केबल को खुद से अटैच किया हुआ था, इसी वजह से सासा को ये डील करनी पड़ी। वैसे भी अब बेन पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। टांग टूटने के बाद ऑलमोस्ट हेल्पलेस हो चुका था, तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए भी ये डील फायदे की थी। लेकिन बेन ने पहले ही वार्निंग दे दी, अगर तुमने मुझे गिराने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी साथ लेकर गिरूंगा, लेकिन अगर मुझे सेफली ऊपर पहुंचा दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। सासा ने बेन के सही पैर पर बूस्टर नोट बांधा ताकि क्लाइम करने में उसकी हेल्प हो सके। फिर उसने हार्नेस पहनकर क्लाइम स्टार्ट किया। बेन भी उसी हार्नेस से कनेक्टेड था। थोड़ी हाइट पर पहुंचने के बाद सासा ने सीक्रेटली हार्नेस के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, क्योंकि उसे बेन की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। लेकिन बेन ने ये नोटिस कर लिया। उसने तुरंत हार्नेस खींचकर सासा को गिराने की कोशिश की। सासा ने जल्दी से एक्सक्यूज दिया, मैं बस हार्नेस को रीसेट कर रही थी, और फिर दोबारा क्लाइंबिंग कंटिन्यू कर दी। लेकिन आगे जाकर ठीक वैसा डिफिकल्ट ओवरहैंग आ गया जिसे सासा पहले कभी क्रॉस नहीं कर पाई थी। इस बार ओवरहैंग क्रॉस करने से पहले सासा ने थोड़ा गियर एडजस्ट करने का ड्रामा किया और इसी बीच बेन वाली रोप को एक सूखी टहनी से बांध दिया, फिर हार्नेस को लूज कर दिया। ये सब बेन ने देख लिया और गुस्से में उसने हार्नेस को जोर जोर से खींचना शुरू कर दिया ताकि सासा गिर जाए। लेकिन तब तक हार्नेस ऑलरेडी बहुत लूज हो चुका था, जिसके चलते हार्नेस सीधा नीचे गिर गया और सासा बच गई। पर बेन नहीं बच पाया, क्योंकि अब वो सिर्फ एक रोप के सहारे लटक रहा था। सासा ने एक सेकंड के लिए उसे देखा और फिर रोप खोल दिया। बेन सीधा नीचे खाई में गिरकर मर गया। लेकिन सासा अभी भी सेफ नहीं थी। उसके सामने अभी भी एक डेडली क्लाइंब बाकी थी और इस बार उसके पास फेलियर का ऑप्शन बिल्कुल नहीं था। सारा सेफ्टी गियर जा चुका था। अब एक छोटी सी मिस्टेक भी उसकी जान ले सकती थी। सावधानी बरतते हुए सासा ने क्लाइंबिंग कंटिन्यू की। एक मोमेंट ऐसा भी आया जब वो ऑलमोस्ट स्लीप होके लटक गई थी, लेकिन इस बार वो पैनिक नहीं हुई। उसने खुद को शांत रखा, चढ़ाई पर फोकस किया और फाइनली उस डिफिकल्ट ओवरहैंग को क्रॉस करने में कामयाब हुई और आखिरकार बिना किसी सेफ्टी गियर के सासा ऊपर पहुंच गई। लेकिन स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अब उसे जंगल से भी बाहर निकलना था, वो भी पैदल। और यहाँ फाइनली उसकी किस्मत चमक गई। जंगल में भटकते हुए एक गुजरती हुई कार ने उसे रेस्क्यू कर लिया। उसके बाद सासा ब्लैकस्टोन बेस से अपनी कार लेकर सीधा रेंजर स्टेशन पहुंची और उन्हें उस कैब के बारे में बता दिया और अपने साथ घटी सारी इंसिडेंट भी बताई। मूवी की एंड में हम सासा को एक बीच में देखते हैं जहां वो टॉमी का लौकी कंपास समुद्र में बहा देती है, जैसे फाइनली वो अपने गिल्ट, अपना पास्ट और टॉमी की डेथ का बोझ छोड़ रही हो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।